6 से 11 जून तक आयोजित 6 दिवसीय नाट्य समारोह की आज की संध्या में हम आप सभी उपस्थित दर्शक बंधुओं का, सभी कला प्रेमियों का अपने केंद्र परिवार की ओर से और केंद्र के निदेशक श्री आशीष गिरी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा 6 दिवसीय नाट्य समारोह जो कि 6 जून से प्रारंभ हुआ। 6 जून को आपने देखा आधारशिला रंगमंडल की प्रस्तुति माया राम की माया, जिसका निर्देशन किया था श्री अजय केसरी जी ने। 7 जून को रंगचक्र की प्रस्तुति सारी रात और 8 जून को कॉन्ट पे वॉन्ट पे की प्रस्तुति, जिसका निर्देशन श्री हरमेंद्र सरताज ने किया था। आज हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं समन्वय नाट्य संस्था की ये खूबसूरत प्रस्तुति कहानियां कहती कहानी, जिसका निर्देशन किया है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और नाट्य निर्देशिका, जिनको कि हम सभी भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, सुश्री सुषमा शर्मा जी ने। आइए नाटक के कथासार से आपका परिचय करवाते हैं। नाटक कहानियां कहती कहानी 6 छोटी छोटी लोक कलाओं का एक कोलाज है। यह कहानी तमिल, तेलुगु, गौड़ साहित्य और मराठी लोक साहित्य से ली गई है। यह कहानी श्रोताओं से अथवा दर्शकों से यानी कि आपसे बातचीत करती दिखाई देती है। वो दर्शकों को आगाह करती है कि अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वह आधुनिकता की दौड़ में नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लोक साहित्य, मुहावरे, कहावतें, गीत सब हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी संपदा है। अतः इन्हें बचाना हम सभी का कर्तव्य है। इस नाटक में मंचित की जाने वाली 6 कहानियां इस प्रकार है। चाबी की खोज, अनकही कहानियां, दीवारों से कहो, नाई की समस्या, कथा ध्यान से सुनने का परिणाम और फिर फुर। तो आइए देखते हैं कहानियां कहती कहानी का मंचन, जिसका निर्देशन किया है सुश्री सुषमा शर्मा जी ने। प्रस्तुत है कहानियां कहती कहानी। हम अपना ये आज का नाटक प्रारंभ करें इससे पहले हम आप सभी दर्शक बंधुओं से एक बार करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंस मोड पर डाल दें, जिससे हमें करने में भी, नाट्य प्रस्तुत करने में आसानी हो और आपको देखने में भी आनंद आए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक कहानियां कहती कहानी। सुधी दर्शकों, नमस्कार। आज एक बार फिर हम सब यहाँ नाटक देखने और दिखाने के लिए इकट्ठा हो गए। नाटक क्या है? एक किस्से को सजा संवार कर प्रस्तुत करना ही तो नाटक है। ये किस्से क्या है? किस्से हमारी लोक संपदाएं हैं। पर दर्शकों, किस्से ही क्यों? कहावतें, मुहावरे, लोरियां, गीत, ये सब भी तो हमारे लोक जगत की वो संपदाएं हैं जिन्हें आज हमें इस आधुनिकता की दौड़ में बचाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किस्से आए जिन्होंने खुद से श्रोताओं को बचाने, आगे बढ़ाने और यहाँ तक कि अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने को कहा। तो आइए चलते हैं लोक जगत के उस अनूठे संसार में जहाँ किस्से कहानियां आपस में बात करते दिखाई देते हैं।
यहीं देख लीजिए, इस अंधेरी रात में ये बूढ़ी माई परेशान सी न जाने क्या ढूंढ रही है। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। ये कहाँ होगी? इधर देखती हूँ, इधर भी नहीं। हाँ, हो सकती है। हाँ, वो नहीं, वो मिल गई। अरे, ये तो पत्थर है। ही नहीं रही। ही नहीं। क्या हुआ अम्मा? कुछ खो गया है क्या? अरे मिल ही नहीं रही है। अरे कुछ बताओगी, क्या खो गया है? चाबी। अरे बेटा, घर की चाबी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा अम्मा तुम परेशान ना हो, मैं खोजता हूँ, यही कहीं चाबी होगी, मिल जाएगी। हाँ खोज खोज बेटा, मैं भी खोजती हूँ, मिल जाएगी कहीं न कहीं। कहाँ गई? कहाँ गई यार? कहीं न कहीं तो हो जरूर। कहाँ गई? अम्मा, हाँ, पिछली बार चाबी तुमने कहाँ रखी थी? चाबी कहाँ रखी थी? हाँ, हाँ, वो तो मैंने घर पर रखी थी। घर पर रखी थी? हाँ, अरे अम्मा, तो फिर यहाँ क्या ढूंढ रही हो? हाँ, अरे हाँ, घर के दिए में तेल नहीं था और घर में खूब अंधेरा था, इसीलिए मैं गली के उजियारे में ढूंढ रही हूँ। अरे बेटा, इस गली के उजियारे में मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। अरे अम्मा, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अच्छा, इन लोक कथाओं का कुछ अम्मा जैसा ही है। कई बार ये हमें वहां नहीं मिलती जहां हम इन्हें खोज रहे होते हैं, बल्कि ये हमें वहां मिल जाती हैं जहां ये अपने नए रूप में होती हैं, पर इनका मूल स्वरूप वही होता है। दर्शकों, कहानियां किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। कहानियां मांग करती हैं कि उन्हें सुनाया जाए, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाए, जैसा कि आप अगली कहानी में देखेंगे। मालिक, देखिए ना, चलते चलते हम लोग कितनी दूर आ गए हैं। वहां भी बहुत दुख रहा है मालिक, और कितनी दूर चलना होगा? तू अभी से थक गया? अरे मेरे बेटे और बहू का घर अभी बहुत दूर है। मैं बहुत दिनों से अपनी बेटी ऐसी मिला नहीं हूँ। पोते के साथ खेला हूँ, घर जाऊंगा, अपने बेटे बहू से मिलूंगा और अपने पोते के साथ खेलूंगा, उसके बाद चलेंगे।
समझा तू? जी चल जल्दी कर। जी मालिक। मालिक, हाँ अंधेरा भी तो हो रहा है। हाँ हाँ जानता हूँ। रास्ते में भी नदी पहाड़ जंगल भी पड़ेंगे, इसलिए जल्दी कर। ठीक मालिक। अच्छा मालिक, क्यों ना कोई अच्छी सी जगह देखकर उसमें रात काट ली जाए, सुबह आराम से निकला जाएगा फिर। तू कहता तो ठीक है। वो देख, वो दूर एक बस्ती दिख रही है। हाँ मालिक, वो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। रात में भोजन करके वहीं विश्राम करेंगे और फिर सुबह चलेंगे। चलो मालिक, यही अच्छा होगा। अरे ननकू, जी मालिक। भोजन करके तो नींद आ रही है और बड़ी थकान भी हो गई है। एक काम करो, मैं तो चला सोने, तू भी कोई कोना पकड़ ले। चल सो जा। मालिक, कोई कहानी सुनाइए ना, अब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। अरे तू भी पूरा पाजी है रे। अभी कह रहा था थकान हो गई, नींद आ रही है, और अब कहानी सुन रहा है। चल सो जा, मुझे भी सोने दे। अब मालिक, भोजन करके तो मेरी पूरी थकान ही दूर हो गई। अब तो कहानी सुना देंगे, सुनते सुनते मुझे भी नींद आ जाएगी। अब कहानी सुनने की आदत है ना मालिक मुझे। देख, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा मालिक है। अरे नौकर है तू, मेरा नौकर। मैंने तुझे अपने खेत खलिहानों में हाथ बटाने के लिए रखा है, ना कि किससे कहानी सुनाने के लिए। बड़ा आया, किससे कहानी सुनेगा। चल सो जा चुपचाप, मुझे भी सोने दे। जी मालिक। हाँ। मेरे मालिक को चार चार कहानियां आती है, और ये आलस के मारे कभी सुनाता ही नहीं है। खैर, अब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं क्या करूं। ये गुण हमें बचपन से जानता, फिर भी हमारी चर्चा किसी से नहीं करता। फिर हम इसके पेट में क्यों रहे? इस आलसी को मारकर हमें कोई दूसरा आश्रय ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और हाँ, जब ये अपने बेटे के घर जाएगा और वहां खाना खाने बैठेगा, तो मैं इसके पहले निवाले को सुइयों में बदल दूंगा, ताकि उसको निकलते ही इसकी मौत हो जाए। बिल्कुल ठीक। और अगर ये फिर भी बच गया तो मैं रास्ते में विशाल पेड़ बनकर खड़ा हो जाऊंगा, और जब ही ये पेड़ के नीचे से गुजरेगा मैं इस पर गिर जाऊंगा, और ये वहीं
मर जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक ताक ताक 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 ठीक। अगर ये फिर भी बच गया तो मैं इसे सांप बनके डस दूंगा और ये मर जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक ताक ताक 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 ठीक। और हाँ, अगर ये फिर भी बच गया तो मैं एक बड़ी लहर बनकर इसमें इसको डुबो दूंगा ताकि उसकी मौत हो जाए। बिल्कुल ठीक। ठीक ताक ताक 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 ठीक। मालिक, उठिए मालिक, सुबह हो गई। बहुत लाइट है, जल जाएगी चैनल का। थोड़ा सा बाबूजी आ गए। अरे सुनती हो? बाबूजी आ गए, जल्दी बाहर आओ। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी जरूर बहू, जी जरूर। बाबूजी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा, कोई परेशानी कोई नहीं। पिताजी, नाश्ता बना है, आप चल के कर लीजिए। अरे नहीं बहू, नाश्ता पानी सब रास्ते में हो गया है। आप वैसे भी भोजन का समय हो गया है, आप सीधा भोजन ही करेंगे। तो ठीक है बाबूजी, हाँ। आप चल के आराम कीजिए और मैं नाश्ता और खाना बना देती हूँ। हाँ चलो। चलिए बाबूजी। आप भी बैठिए, खा लीजिए। रुकिए मालिक। बेवकूफ, ये क्या किया तूने? मालिक, मालिक आप तो कौर में कीड़ा है। क्या बनता है? घर के खाने में कीड़े कहाँ से आएंगे? मालिक आप खुद देख लें। अरे इसमें तो ढेर सारी सुइयां हैं। सुइयां? मगर ये सुइयां आई कहाँ से? हाँ, ये सुइयां आई कहाँ से? मैंने तो ताजा खाना बनाया था। पिताजी, रुकिए, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। नहीं बहू, रहने दो। अब तुम लोगों
मन प्रसन्न हो गया है। अब हम चलते हैं। अरे नहीं पिताजी, जल्दी ही बना देती हूँ पिताजी, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो गया। चलो ठीक है पिताजी, प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो। चलो पिताजी बिना खाए चले गए। न जाने खाने में सुइया कहाँ से आ गई। अरे मैंने तो ताजा खाना बनाया था, पता नहीं ये सुइयां कहाँ से आ गई। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी बिना खाए ही चले गए। अरे कम से कम एक रोटी तो खा के जाते। पिताजी क्यों चले गए? रुकिए मालिक। मालिक, क्यों ना इस पेड़ के नीचे से दौड़कर इसको पार किया जाए? तू मुझे इस उम्र में आजमाना चाहता है? नहीं मालिक। अरे आज भी मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। अच्छा, हाँ, आइए देख लेते हैं फिर। लगी? लग गई। चल। बच गया। रुकिए मालिक, सांप है मालिक। अरे सांप? ये कहाँ से आ गया? अरे देखिए दूर से। लाठी नीचे मारो। ले। अरे समझ गए नक्कू? अरे उसे मारना नहीं। अरे मालिक मारूंगा नहीं। हाँ, बच के। धीरे धीरे। हाँ, आराम से। देख, आराम से, धीरे। चलिए मालिक। चलो। फिर बच गया। मालिक, आइए नदी पार करते हैं। मालिक, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, ये लहरें कभी भी तेज हो सकती हैं। अच्छा चल। भागिए मालिक, भागिए, भागिए मालिक, भागिए। फिर बच गया।
4 बार मेरी जान बचाई है। जरूर तो कोई ऐसी बात जानता है जो मैं नहीं जानता। भला बता तो, तुझे कैसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है? नहीं बता सकता मालिक, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उन 4 कहानियों ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर ये रहस्य मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा मालिक। भला इंसान भी कभी पत्थर का बनता है रे? हैं? अरे तू बेकार का डर छोड़, बता क्या बात है? अरे बताता कि तू? बताता हूँ मालिक, बताता हूँ। पर मालिक, अगर मैं पत्थर का बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मुझसे छुआ देना, मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, बता तू क्या बात है? मालिक, हुआ यूं, उस दिन जब मैंने आपसे कहानियां सुनाने को बोला और आप बिना सुनाए सो गए, वो 4 कहानियां आपके पेट से बाहर आई और उन्होंने आपको चेतावनी दी, मारने की योजना बनाई। फिर क्या हुआ? ये तो सचमुच पत्थर का बन गया। हे भगवान, न जाने कौन सी अला बला है। नहीं, मैं तो चलूं यहाँ से। अगर कहीं इसकी बला मुझे लग गई तो मेरी पत्थर का ना बन जाओ। अगर मैं पत्थर का बन गया तो मेरे बेटे बहू का क्या होगा? अरे मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा? नहीं, मैं तो चला यहाँ से, भागो यहाँ से। पिताजी, मैं इतने दिनों से यहाँ पर आई हूँ, पर वो आपका नेक नौकर कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वो? क्या बताऊं? वो पत्थर का बन गया और डर के मारे रास्ते में मुझे वहीं छोड़ आया। क्या? ये आपने अच्छा नहीं किया, उसे अकेला छोड़ दिया आपने। और हाँ गुरु, उसने मुझे पत्थर का बदलने से पहले बताया था कि अगर मैं अपने पोते को उससे छुड़ा दूं तो वो दोबारा इंसान का बन जाएगा। हाँ, तो पिताजी फिर आप मुझे वहां ले चलिए ना, जहाँ पर वो पाषाण बना खड़ा है। हाँ, चलो आओ, चलो। चलिए। आओ बेटा, ये रहा। अरे, ये तो सचमुच का पत्थर का बन गया। मैं मेरे ससुर पिता के नेक नौकर, मैं तुमको उनके पोते से छुआती हूँ ताकि तुम फिर से इंसान बन सको। पत्थर से वापस इंसान बन गया मालिक। मालिक, खेत में तो बहुत सारा काम पड़ा होगा ना,
सारे काम मुझे निपटाने होंगे। चलिए चलिए मालिक, चलिए। अरे सुन, जी मालिक। अब मुझे तू जैसे बवालिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है। आप तू अपने लिए कोई दूसरा काम देख ले। चल जाए यहाँ से। चलो बेटा, तुम लोग भी चलो यहाँ से। मालिक, मालिक। आज से कोई किसी गोंड पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अच्छा हुआ हम चारों उस गोड के पेट से निकल गए, उसके पोते में सुरक्षित हो गए। अब उस गोंड का पोता हमारे किस्से कहानियां अपने बच्चों को सुनाएगा और हमें जिंदा रखेगा। अरे सुनती हो, रात की कुछ रोटी बची हो तो दे दो खाने को। खेत में पानी देने निकलना है। हाँ हाँ, आती हूँ। जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है। सुबह से काम ही तो कर रही हूँ, आराम नहीं कर रही हूँ। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना और फिर खाना बनाना। इस घर में मेरा कोई हाथ नहीं बटाता। और फिर उस मुन्ने को भी तो देखना पड़ता है। बोलो क्या बात है? अरे चांद पे नहीं भेजना है तुम्हें। रात की 2-4 रोटी हो तो दे दो खाने को, बहुत काम पड़ा है बाहर। ठीक है, अंदर आओ, देती हूँ। हाँ आया। अरे अब मेरी भी सुन ले। मेरी तो इस घर में उठाओ चूल्हे जैसी हालत है। अरे ना बहुएं सुनती है और ना तुम दोनों। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? अरे मन की बात पेट में रखे रखे दम घुटता है मेरा। फिर सुबह सुबह तुम्हारी चिक चिक शुरू हो गई। देख अम्मा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तेरा प्रवचन सुने यहाँ बैठ के। अरे घर देखे, खेत बाड़ी देखे कि क्या क्या देखे। पर बेटा मेरी कोई नहीं सुनता। इस घर में 4 से आने हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ बेटा? अम्मा सुन, रहना तुझे इसी घर में है, हम सबके साथ। अब चाहे तू सर पटक के रह या खुशी से रह, ये तेरी मर्जी है। लेकिन सुबह सुबह दिमाग मत खराब किया कर। अंदर आके खाना खा लीजिए। अरे आया आया। खुदा
पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की हियर में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की हियर में प्यारा बेटा देखा बिटवा बड़कोना कैसे चिल्ला रहा था। अरे बेटा घर में हमार कौनो नहीं सुना तू मेरे मन की सुन ले बेटा। नहीं रे अच्छा कपड़ा पहन के दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे बेटा मेरे मन की सुन ले। अरे मेरा मन हल्का हो जाएगा बेटा। अरे मुझे शांति मिल जाएगी मेरा बच्चा। देखो अम्मा इन सब के लिए बड़े भैया है ना उन्हीं से कहिए मुझसे कुछ ना होने वाला। मैं चला। अरे कहाँ चल रही है? जरा अंदर आइए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे आ गया ट्रैफिक जी अभी आया अभी आया। ये है डार्लिंग के गुलाम। ये हमारा बेटवा है। अरे हमार नस्मी बहुत है बढ़ के भैया से कहो। हम अपन मन की बात कैसे करें? मार कोनो नहीं सुनत। अरे एक बात रखे कम उठता है मार किससे करे भगवान किससे करे कोई नहीं किससे करे। देखा छुटकी अम्मा कैसे छुप छुप के खा रही है और खा खा के मोटी होती जा रही है। अम्मा इस उम्र में इतना चटोरा पर ठीक नहीं। चटोरी खाई थी। अम्मा सुन। बेटा तू पहले मेरी सुन। अरे पहले मेरी बात सुन। देख हम दोनों भाई और तेरी दोनों बहुएं मेला घूमने जा रहे हैं। रात तक लौटेंगे तब तक घर के द्वारे पर रहना और घर की रखवाली करना समझी। चलो सब चलिए भैया। देखा अम्मा ठीक नहीं होता। हाँ चलो चलो जीजी मेला जाना है। झूला झूलना है आइसक्रीम खाना। चलो जीजी चलो ना देर हो जाएगी। हाँ चलो झूला भी झूला है। चलो। सब चले गए। किसी ने नहीं कहा कि अम्मा तुम भी चलो। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? कोई नहीं सुनता है मेरा। किससे कहूँ? सब चले गए। मौका अच्छा है। मुझे भी कहीं बाहर चले जाना चाहिए और बाहर जाके किसी न किसी से अपना मन की बात कह देना चाहिए। अरे कोई ना कोई तो सुनेगा। मन हल्का हो जाएगा। तो चलो मैं भी चलूं। चलती चलती
कौन सुनेगा? हाँ, किससे कहूँ? चल, मैं अपनी बात इससे कहती हूँ, इस दीवार से। सुनो, ऐ दीवार, सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा बड़ा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कुछ कहती हो तो मुझ पर चिल्लाता है। सुनो दीवार, सुनो, अरे ये दीवार गिर गई और इस दीवार के गिरते ही मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो चलो अब मैं अपनी बात इस दीवार से करती हूँ। सुनो, ऐ दीवार, सुनो, मेरा दुख कम करो दीवार, मेरी बात सुनो। सुनो दीवार, सुनो, मेरी बड़ी बहू मुझ पर चिल्लाती है, मेरे बेटे से मेरी चुगली करती है। और ये घर का काम काज क्या करती है कि दिन भर चिल्लाती रहती है और मुझे पेट भर खाना भी नहीं देती है। मेरा दुख कम करो दीवार, सुनो दीवार, सुनो, सुनो दीवार, दूसरी दीवार भी गिर गई और ये दीवार के गिरते मुझे और अच्छा लगने लगा। मैं हल्की हो रही हूँ। हाँ, मेरा दुख कम हो रहा है। हाँ, तो चलो मैं अपनी बात, अपने मन की बात इस तीसरे दीवार से करती हूँ। सुनो दीवार, सुनो, मेरा छोटा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। वो नचनिया गवैया है। अरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, इत्र फुलेर लगाकर अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता रहता है। ये बड़ा आलसी है। आलसी होने के कारण बड़े भैया की खुशामद करता रहता है। मैं बहुत दुखी हूँ दीवार, सुन रही हूँ दीवार, मेरी बात सुनो। ये दीवार भी गिर गई, ये दीवार भी गिर गई। मेरे दुख से ये दीवार भी गिर गई। मुझे और अच्छा लगने लगा। मेरा दुख हल्का हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब अपने दुख इस चौथी दीवार से कहती हूँ। ऐ दीवार, सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। सुनो दीवार, सुनो, मेरी छोटी बहू बड़ी कुटी है। अरे मेरी बुराई करती फिरती है। बस साज श्रृंगार करके मेरे बेटे को अपने पलटों में बांध के घुमाती रहती है। सुन रही हो ना दीवार, सुनो, मेरा दुख कम करो, मेरा दुख कम करो, मेरा दुख कम करो। ये दीवार भी गिर गई और ये चौथी दीवार के गिरते ही मैं बिल्कुल हल्की हो गई। मेरा दुख खत्म हो गया। मैं बहुत अच्छी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे चलना चाहिए। हाँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। जो आने का समय हो रहा है, जो बोलने से पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। तो मैं चलूं, अब घर चलूं। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बिल्कुल हल्की हो गई। मैं घर चलूं, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ।
अपने मन की व्यथा को दीवारों के सामने व्यक्त कर। पर ये कहानी सुनने से होने वाली विरेचन यानी कैथार्सिस प्रक्रिया को भी दर्शाती है। इस कहानी में एक मनोकायिक अंतर्दृष्टि है, साथ ही साथ ये पीड़ा को मन में रखने के परिणाम स्वरूप होने वाले बोझ को भी दर्शाती है। एक था प्रतापी राजा, सुंदर, मृदुभाषी, न्यायी और दानी। उसे सारे सुख वैभव सुलभ थे। अजेय योद्धा और दानी ऐसा कि शत्रुओं से जीती भूमि उन्हें वापस दान में दे देता। कान उसके ऐसे तेज धीमी से धीमी फुसफुसाहट भी सुन लेता था। और तो और कोई जान भी नहीं पाता था कि वो मच्छर तक की आवाज को कैसे सुन लेता। तभी एक दिन एक अजब घटना घटी। हुआ यूं कि राजा का लाई राजा की हजामत बना रहा था। सबसे आवाज दे रहा हूं, बहरा हो गया है क्या? अरे तेरा दिमाग चल गया है क्या? सुनता क्यों नहीं? तेरी मौत आ गई क्या? क्या? ऐसा क्या देख लिया तूने? हाँ महाराज, देखने से आ गया, ऐसे काम मैंने गधे की देखे। क्या बकवास करता है? किसके देखे हैं? महाराज, तू ऐसे रो क्यों रहा है? आपके कान महाराज। क्या हो मेरे कानों को? महाराज, आपके कान बिल्कुल गधे के कान जैसे हैं। गधे के कान कुछ बड़े होते हैं, बस इतना सा फर्क है। तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा सुन, ये बात किसी से कहना मत।
न जाने कुछ दिनों से पता नहीं मेरे कान ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। लेकिन सुन, अगर तूने मेरे कानों की चर्चा किसी से की तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। महाराज, हमारी क्या हिम्मत जो ये बात हम किसी से कहें। ठीक है, अब हजामत बना मेरी। जी महाराज। बंद रखेगा मैं तुझे तेरी हजामत का सामान रखने के लिए एक सोने की पेटी दूंगा। जी महाराज। ठीक है।
हूँ अम्मा। अरे तुमने ऐसा क्या देख लिया हाँ? जो हंसते हंसते आंखें लाल हो गई है, चेहरा पीला पड़ गया है। अरे बताता क्यों नहीं? अरे क्यों सताता है, बता भी दे। बता। अब तुम्हें कैसे बताऊं अम्मा? ओ, तो तुमने कुछ ऐसा देखा है जिसे तुम बता नहीं सकते? अरे अपनी अम्मा को भी नहीं बता सकते हो, जिसने दिया है उस माँ को भी नहीं। अब मैं राजा की अवहेलना कैसे करूं? तुम ही बताओ कैसे करूं? अयो अम्मा, तो ऐसा करो कि तुम जाकर किसी पेड़ से बताओ। ये पेड़ तो किसी से बताएगा नहीं, ये बात भी निकल जाएगी, हाँ? और तू ठीक भी हो जाएगा। तो जा जा बेटा जा जा जा, मुझे भी शांति मिल जाएगी। जा ठीक है अम्मा। जा जा, अपनी बात किसी पेड़ से बता के हल्का हो जा। जा 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 बेटा। कहने से दुख कम होता है अम्मा, आशीर्वाद दो, मैं इन दुख से छुटकारा पा जाऊं। अच्छा चलता हूँ जंगलों की ओर। जा। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया? किसी से मत कहना, ये राज की बात किसी से मत कहना। ओ पडीरी के पेड़, ओ पडीरी के पेड़, किसी से मत कहना आज सुबह जो मैंने देखा। ओ रुपई के पेड़, ओ रुपई के पेड़, किसी से मत कहना, ये राज की बात किसी से मत कहना। ओ जंगल के पेड़ों, ओ जंगल के पेड़ों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे महाप्रतापी राजा के कान गधे जैसे। क्या? जंगल के पेड़ों, ओ जंगल के पेड़ों, किसी से मत कहना कि मैं ऐसा कहता हूँ। मैं इसी के मारे बन रहा था, इसीलिए मैं कहता हूँ। मैंने राजा को वचन दिया था, माँ का कहना माना। मैं दिन रात हंसी के मारे मर रहा था, पर अब मैंने हंसी को मार दिया। अब मुझे दिन रात हंसना नहीं पड़ेगा, अब मुझे दिन रात हंसना नहीं पड़ेगा, अब मुझे दिन रात हंसना नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है। राजा का वचन भी रह गया और माँ की आज्ञा भी। चलो घर चलो। ओ माँ, ओ चंपाकली, ओ माँ, ओ चंपाकली, मैं ठीक हो गया। मैं धागे ना तेरा के दिन, 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 धागे ना तेरा के दिन। अब भाग्य की बात देखिए, मृदंग वादक ने अपने साज के लिए उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को चुना जहां नाई ने राजा का रहस्य कहा था। अब मृदंग वादक अपना नया मृदंग लेकर राजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचा।
महाराज की जय हो। वाह कलाकार वाह, क्या बजाया है। कुछ और सुनाओ कलाकार। जी जी महाराज। राजा के कान में जैसे, राजा के कान गधे 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 जैसे, हमारे बहुत सारी राजा के कान गधे जैसे, अरे आप राजा के कान सच्चाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है, क्योंकि शब्द भ्रम होते हैं। रामायण लोक सृजन की मुख्य प्रेरणा रही है। जैसे कि अगली कहानी रामायण की जादुई शक्तियों को दर्शाती है और वो ये भी बताती है कि कैसे रामायण की कथाएं श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर देती है। और इस कहानी में जब एक मूर्ख आदमी रामायण सुनता है तो रामायण की क्रियाकलापों का हिस्सा बन जाता है और गल्प और यथार्थ की दीवारें तोड़ देता है। एक था असभ्य देहाती, कला और संस्कृति से एकदम कोरा, और उसकी पत्नी संस्कारवान थी। पति को संस्कारवान बनाने और जीवन की गहनता के बारे में उसकी कुछ रुचि जगाने के लिए पत्नी ने बहुत सारी कोशिशें की, पर सब पति को ये सब नीरस लगता था। तभी एक दिन गांव में एक रामायणी आया। वो हर शाम रामायण का पाठ करता और दोहे और चौपाइयां भी गाता। रामायण को सुनने पूरा गांव उमड़ पड़ता, मानो जैसे कोई दुर्लभ भोज चल रहा हो। सुनिए सुनिए, आज मैं मंदिर गई थी। गांव के औरतें कहती गांव में रामायणी आए हैं। गांव के सब लोग कथा
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, नींद सी आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम गांव की औरतों के साथ चली जाओ। गांव के लोग कितनी तारीफ कर रहे थे, जाकर तो आइए। मुझे सब अच्छा नहीं लगता है, जिद मत किया करो। आप मेरी एक भी नहीं सुनते। प्रभु की कथाएं तो सुनने को कह रही हूँ, इतना भी मन नहीं रह सकते मेरा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कथा अच्छी नहीं लगी तो कल से नहीं जाऊंगा। आज तो जाइए, लेकिन तो फिर रोज जाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ, हटो। निश्चरों का वध करने के लिए रावण ले गया है तपस्या। समझते हैं भगवान राम कि देखो राक्षसों का वध होना है और राक्षसों की वध की वजह से रावण जो है सीता का हरण करके ले गया है। ये इस बात को तो केवल राम समझते थे कि मैंने सीता से पहले कह दिया था। क्या रामायण का पाठ रात भर चलता है और वहीं हमारा देहाती रात भर सोया। कथा समापन पर शंख ध्वनि हुई। कथा प्रसाद बांटा गया। किसी ने हमारे देहाती के मुंह में भी पतासे और मखाने डाल दिए। अरे उठाओ कोई इसको भाई। ओ भैया, अरे कथा समाप्त हो गई। देहाती घर पहुंचा। कल की कथा आप कैसे लगी? बहुत मीठी। मैंने कहा था ना, राम कथा है ही मधुर। हाँ, आज भी जाएंगे ना? हाँ, अगर आज भी कथा कल जैसी मीठी होगी तो चला जाऊंगा। अभी चल के मैं आराम करता हूँ। माया की जानकी का हरण करके रावण जब ले जाता है, अब यहाँ क्योंकि लीला कर रहे थे, भगवान राम लीला कर रहे थे। अब दोनों भाई राम और लक्ष्मण देखिए क्या करते हैं। आज तो कथा में बहुत भीड़ है। फिर पता चले कि हुआ हरण, ब्रह्मा की बात पूरी कर दूं, कुछ करूं शरण वो रामायणी के नजदीक दीवार के पास खाली जगह है, वहीं चलता हूँ। अगर नींद आएगी तो दीवार से टेक लगाकर आराम से सो सकता हूँ, यही ठीक रहेगा। वहीं चलता हूँ। भैया थोड़ा जगह दे दो। अरे माता जी थोड़ा सा जगह दे दो। लगते हैं छत्र और टूटा धनुष, श्री राम पे कल हो जाते।
भैया कथा समाप्त हो गई। अरे भैया रोज रोज तो नहीं आते हो कहा? चलो चलो घर जाओ चलो। अरे पता नहीं आज ये कंधा क्यों दुख रहा है। चलो घर चलकर आराम करूंगा। हाँ भैया, कल की कथा कैसी लगी? सुबह होते होते काफी बोझिल हो गई। हाँ, रामायण के कुछ अंश मन को उदास और बोझिल कर देते हैं। ठीक कहती हो, चल के थोड़ा सो लेता हूँ, आज कंधा बहुत दुख रहा है। आखिर ये रामायण की महानता और उसके भाव को समझने लगे। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। सामने एकाएक इन्हें क्या दिखाई दिया भगवान राम के लिए कि एक जीव पड़ा पर्वत के सम, लगता वह लहू में खेला है, लगता वो लहू में खेला है। एक जीव पड़ा पर्वत के सम, लगता वह लहू में खेला है, और सीता को किसी ने खाया है, अब सोया होगा अकेला है। वो वहाँ पे काफी खाली जगह दिख रही थी, वहीं चलता हूँ। अगर नींद आएगी तो पाँव पसारकर आराम से सोऊंगा। ये ठीक है। कहाँ से जाऊँ? अरे माता जी, जगह देते हैं। रोज रोज बैठ जाती हैं आके आप। एकाएक भगवान राम की नजर एक जीव पर पड़ी, और जैसे जीव पर पड़ी छोटा के इतना बड़ा जीव पर्वत के समान, हमें ऐसा लगता है जैसे सीता को इसी ने खा लिया हो, और अब खाने के पश्चात ये बड़े आराम से सो रहा हो। जब भगवान राम को ऐसी शंका अपने हृदय में हुई, और अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगते हैं, भगवान क्रोधित होकर उस जीव को कहने लगते हैं, जीव के सामने जाकर। लेकिन यहाँ भगवान राम सोचते हैं कि शायद यही राक्षस, यही सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे कुत्ता, भैया, ये भैया उठाओ। अरे ये खट्टा खट्टा पानी क्या? अरे सोकर तुमने कथा का अपमान किया है, शायद इसीलिए कुकुर महाराज ने तुम्हें प्रसाद दे दिया। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं वहां रात भर सोता रहा, बेचारी दुखी हो जाएगी। अरे कुछ बोले कि नहीं? बहुत ही खराब, एकदम खारा। कथा का स्वाद खारा? जरूर कुछ दाल में काला है। इनसे पूछना ही पड़ेगा, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जानना ही होगा। और आज मैं भी इनके साथ कथा सुनने जाऊंगी। याद करो, याद करो। सोएंगे नहीं, कथा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज मैं कथा ध्यान से सुनूंगा। हाँ, आगे बैठो।
आगे। हाँ। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे भैया, आज आगे बैठना। और भैया सब ठीक है? उस दिन राम कथा का वो प्रसंग चल रहा था जिसमें हनुमान जी राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी लेकर सीता माता की खोज में जा रहे हैं। हनुमान जी ज्यों ही समुद्र में छलांग लगाते हैं, उनके हाथ से वो अंगूठी छूटकर विशाल समुद्र में गिर जाती है। तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे प्रभु राम द्वारा दी गई मुद्रिका निशानी के रूप में दी गई थी, वो तो इस विशाल समुद्र में गिर गई। अब सीता माता मेरा विश्वास कैसे करेगी कि मैं प्रभु राम का दूत हूँ? मुझे इस विशाल समुद्र से उस मुद्रिका को ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे हनुमान जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी अंगूठी ला देता हूँ। कहाँ गई? ये रही। भैया पे हनुमान जी और श्री रामचंद्र की असीम कृपा प्राप्त है। बिल्कुल ठीक बोले हो भैया, तभी तो कि हमारे गांव के सबसे सयाने और समझदार व्यक्ति हुए। सही बात है। अरे बोलू भैया, ये चमत्कार किया कैसे आप? हाँ हाँ भैया बताइए बताइए। अरे बताता हूँ। दरअसल कई दिनों से मैं कथा सुनने आ रहा था, पर हर रोज सो जाता था। लेकिन मेरी पत्नी को एक दिन मुझ पर शक हो गया, ये मुझसे जिद करने लगी मैं उसे सब सच बताऊं। फिर मुझे सब सच बताना पड़ा कि मैं कथा में जाकर सो जाता हूँ, इसीलिए आज मेरे साथ आई है। और आज मुझे कथा में सबसे आगे बैठा दिया। लेकिन पहली बार मैंने रामायण की कथा को बहुत ध्यान से सुना, और कथा सुनते सुनते मैं उसमें इतना डूब गया कि मुझे लगा ही नहीं कि कथावाचक हमें कहानी सुना रहा है और हम कहानी सुन रहे हैं। और बस फिर ये चमत्कार हो गया। बोलो भैया की जय, 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 भैया की जय। देखा, हमने कहा था ना, राम कथा का महात्म्य ही ऐसा है। जब हम कथा ध्यान से सुनते हैं, खासकर रामायण, तो ऐसा हृदय परिवर्तन होता ही है। जय हो। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। जैसी उसको आई वैसे सबको आए। अब चलो भाई लोग अपने अपने घर जाओ। चलो चलो चलो। अरे हो गया कि पूरी रात कहानी सुनते रहोगे। हाँ तो ठीक है, पर एक शर्त है। हम सबको हुंकारा भरना
गांव था और विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन एक चिड़िया उड़ गई। फिर उसके बाद दूसरी चिड़िया भी उड़ गई। फिर हुआ यूं, तीसरी वाली चिड़िया भी उड़ गई। चाचा, ये पूरी करते रहोगे कि आगे भी सुनाओगे? सुनाते हैं भाई, सुनाते हैं। कितनी चिड़िया उड़ती है? मायूं, उसके बाद जो है ना, चौथी भी उड़ गई। फिर उसके बाद जो है, पांचवी भी उड़ गई। फिर बाद में मायूं, वो छठी वाली भी उड़ गई। फिर सातवीं भी उड़ गई। फिर आठवीं उड़ गई। जब कथा सुनने वाले कथावाचक से कहानी सुनाने की बार बार मांग करते हैं तो वो अपने कथा का हल इसी तरह करता है। हेलो, अभी आप समन्वय रंग मंडल के इन कलाकारों से नाट्य प्रस्तुति कहानियां कहती कहानी का मंचन देख रहे थे। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए तो बनती ही होगी। और आइए अब हम आपका इन कलाकारों से परिचय कराते हैं जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय के माध्यम से इस नाटक को एक नई दिशा दी और आप सभी को यहाँ पर बांधे रखा। इसमें सबसे पहले वही परिचित नाम मीना उरांव जी का। मीना उरांव जिन्होंने बुढ़िया माता किरदार निभाया। कथावाचक गौड़ का नौकर ये विजय कुमार जी ने किया। विजय कुमार जी सूत्रधार और रामलीला कलाकार की भूमिका में अर्णव राय। पत्नी और बड़ी बहू की भूमिका निभाई ममता सिंह ने। राहगीर कहानी 3 में राहुल यादव। छोटी बहू और पत्नी की भूमिका में थी सलोनी उरांव। बहू की भूमिका निभा रही थी ममता सिंह। बड़ा लड़का और राजा अनुभव उपाध्याय। और असभ्य देहाती, जिसे असभ्य देहाती ना कहकर वे सोता हुआ देहाती अगर कहा जाए तो ठीक है, वो है दीपेंद्र सिंह। पार्श्व संगीत और संचालन प्रशांत वर्मा का, वो भी मंच पर सादर आमंत्रित थे। रूप सज्जा जिन्होंने की है वो है हामिद जी। हामिद जी आप भी मंच पर आमंत्रित है। प्रकाश संचालन पवन सिंह का है। पवन सिंह जी आप भी कृपया पधारे। मंच निर्माण विजय कुमार, अर्णव राय, अभिषेक शर्मा, दीपेंद्र सिंह, राहुल यादव, अनुभव उपाध्याय का। मंच सामग्री अर्णव राय और दीपेंद्र सिंह की। प्रस्तुति प्रबंधन आदरणीय सुशील कुमार राय जी का। उनको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया वो है सुश्री सुषमा शर्मा जी। उन्हें भी मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें। और केंद्र के कार्यक्रम प्रभारी
श्री मणि जी से निवेदन है कि कृपया वे मंच पर आए और केंद्र की ओर से और निदेशक महोदय की ओर से पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके इन कलाकारों का इस समन्वय रंग मंडल को सम्मानित करें। आदरणीय मणि जी आ रहे हैं। हेलो भैया, आप इसको जरा चालू रखें तो अच्छा है। और मैं निवेदन करता हूँ मैडम शर्मा से कि वो नाटक के बारे में 2 शब्द अवश्य कहें। हर नया नाटक एक निर्देशक के लिए और उसकी टीम के लिए एक परीक्षा की तरह होता है और हर बार हम लोग उतने ही डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कैसा परिणाम सामने आएगा। फिर भी मैं कह सकती हूँ शायद आप सबका ये प्यार है, ईश्वर की कृपा है कि हमारी प्रस्तुति की सराहना आप सबसे हमेशा मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार केंद्र परिवार की ओर से, केंद्र निदेशक महोदय की ओर से। और आपको बता दें कि कल अक्कड़ बक्कड़ फाउंडेशन के कलाकार हमारे बीच में होंगे श्वान गान को लेकर के। आप सभी हमारे बीच में यहाँ पधारे, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का आभार है। सभी को मैं हृदय से आभार देता हूँ अपने केंद्र परिवार की ओर से। और कल शाम को 6:30 बजे पुनः यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी पधारें। सभी का कल फिर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो कल आप लोग को अवश्य आना है। और एक छोटी सी बात कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। सभी लोग सुखी हों, कोई भी निरोगी ना हो, सभी सुख के दर्शन करें, कोई भी दुख का भागी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं।